हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपकी रिवीजन सीरीज में आज आपका ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है। आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग आवर रिवीजन सीरीज। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये पहला लेक्चर है, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज लेक्चर्स। इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू व्हाइल यू राइट योर एग्जाम। तो आज के लेक्चर में बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी चीज़ें रह गई हैं। वील बी वाइंडिंग इट अप टुडे। आई बी डिस्कसिंग जो भी आपके रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, प्लस आई ऑल्सो बी गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ वीडियोस बीच बीच में ही कि ऐसे जो कंटेंट रिच वीडियोस हैं जो आपको देखने चाहिए, सो दैट यू कैन वाइंड अप योर रिविजन टुडे। ठीक है, चलिए पहला आपका टॉपिक है एनवायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स। राइट, एनवायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट का भी स्टेबल रहने का अपना एक थ्रेशहोल्ड है कि इस लिमिट से ऊपर यदि चीजें हुई तो एनवायरमेंट विल नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज इट। दैट इज व्हाट अ टिपिंग पॉइंट इज। कि टिपिंग पॉइंट्स ऐसे थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स हैं कि अगर वो पॉइंट्स या वो जो इंसिडेंट्स हैं वो ज्यादा हो जाएं तो अर्थ का सिस्टम जो है खुद को और ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। अब किस तरह के टिपिंग पॉइंट्स हैं ये? फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ग्रीनलैंड एग्जिस्ट करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपके अंटार्कटिक ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इमेजिन द पार्ट वेयर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा हो जाए इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेसिफिकली इन द ग्रीनलैंड रीजन। सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक ग्लेशियर्स आप इमेजिन कीजिए कि बहुत ज्यादा कोलैप्स हो जाए। अभी भी आप देखोगे न्यूज में रहता है बहुत सारे अंटार्कटिक ग्लेशियर्स जो हैं इस पूरी आइस शेल से अलग हो रहे हैं। तो इमेजिन कोलैप्सिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम। कितना ज्यादा आपका सी लेवल राइज हो जाएगा एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज्यादा हो सकते हैं, इतने ज्यादा कि द अर्थ सिस्टम विल नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो इसीलिए दीज आर वन ऑफ द टिपिंग पॉइंट्स। ऑल्सो अगेन इफ यू सी अमेज़न फॉरेस्ट यदि डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, कितना ज्यादा आपका इकोसिस्टम जो है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। जो भी वेदर कंडीशंस है, क्लाइमेट पे जो उनके इंपैक्ट है वो कितने ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ ऑल पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट बेसिकली क्या है? जो आपका आर्कटिक रीजन्स में या जो बर्फीले रीजन्स में जो सॉइल है, सॉइल के नीचे जो आपकी बर्फ है, ये पूरा जो मैकेनिज्म है दैट इज पर्माफ्रॉस्ट। इफ दैट मेल्ट्स, बहुत ही ज्यादा मीथेन पाया जाता है इन रीजन्स में। अगर इतना ज्यादा मीथेन जो है रिलीज हो जाएगा, इमेजिन द काइंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट कैन कॉज। राइट, ऑल्सो जो आप फॉरेस्ट फायर्स पढ़ते हैं, आर्कटिक फायर्स पढ़ते हैं, वो भी कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी विद सो मच ऑफ मेल्टिंग। एंड अगेन इफ देयर इज मेल्टिंग ऑफ पर्माफ्रॉस्ट, तो अगेन जो मेल्टिंग ऑफ द अदर रीजन्स है, द एसोसिएटेड रीजन्स है, उन पे इम्पैक्ट है बहुत ही ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स क्या है? बेसिकली ये ऐसे पॉइंट्स हैं यदि ये थ्रेशहोल्ड्स रीच हो जाते हैं तो अल्टीमेटली अर्थ विल नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज। ठीक है, तो कितना ही सिंपल है। अब प्री में आपको कोई भी चीज लिखी हुई आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप कभी भी अपना आंसर गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो रिसेंटली देयर इज दिस आइलैंड जो कि मिला है ऑन दी नॉर्दर्न साइड ऑफ ग्रीनलैंड। ऐसा कहा जा रहा है कि दिस कुड बी द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड। राइट, लेट्स से कि ये अगर आपका वर्ल्ड मैप है, सो दिस विल बी योर नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड। राइट, तो ये एक टर्म है जो आप याद रखेंगे। आई विल नॉट प्रोनाउंस इट फॉर यू। राइट, द आइडिया इज ट्राई टू सी इट एज इट इज एंड आप देखोगे कि आप एग्जाम में उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। राइट, एंड द बेस्ट पार्ट भी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, प्री में ना आंसर्स वही है। All you have to do is if you understand the concepts, आप easily जो है चीजें आंसर कर सकते हैं। So if they come up with such a term that what is it associated with, what will you write? आप कहेंगे कि भाई वहां ऑप्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, so the option which caters to the idea of northernmost island, that will be your correct answer. ठीक है, चलिए there's one thing that I want you to do. बहुत डिटेल में I've discussed islands जो भी न्यूज रहे हैं for this prelims, right? तो आप अपने वीडियो को यहीं रोकिए, पहले इसको देखिए सो दैट आपके आइलैंड्स का टॉपिक यहीं पे कवर हो जाए। द आइडिया इज बाय द टाइम दिस एंटायर लेक्चर एंड्स, बीच में जो लेक्चर्स मैं आपको देखने के लिए कह रही हूं उनको आप देखिए और आप देखेंगे कि आपका बहुत ही इलैबोरेट रिवीजन हो जाएगा। राइट, इट विल टेक यू barely 40 मिनट्स, नॉट इवन 40 मिनट्स बेसिकली टू वॉच दीज लेक्चर्स। 1.5x पे देखिए और आप देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स न्यूज में रहे हैं, 10 से 15 आइलैंड्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। क्यों न्यूज में थे ये भी डिस्कस किया है एंड उनको आप किस तरह से आगे अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं ये भी काफी इलैबोरेटली डिस्कस्ड है। सो स्टॉप द वीडियो हियर, गो वॉच दीज वीडियोज एंड देन कम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हैदराबाद हैज रिसेंटली बीन कॉल्ड द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। सो इंडिया से बेसिकली हैदराबाद को कहा गया है।
तो इट इज द ओनली सिटी इन इंडिया जिसको अभी तक ऐसा रिकग्निशन मिला है. सो लेट्स से यू गेट एन ऑप्शन, हैदराबाद इज द सेकंड सिटी या थर्ड सिटी टू गेट इट, राइट, कि पहली सिटी को 3 साल पहले या 4 साल पहले मिला था. आपको पता होना चाहिए नहीं जी, इट इज द ओनली सिटी इन द इंडिया या इन आवर कंट्री टू गेट द रिकग्निशन सो फार. पहली चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू गेट सच क्वेश्चंस. नाउ ये जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इनिशिएटिव है, अगर आप ध्यान दें, ये FAO एंड आर्बर डे फाउंडेशन जो है ये मिलके जो है पूरा का पूरा मैनेज करती हैं. सो FAO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज, किसी भी रीजन की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो अप्लाई करती हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डेजिग्नेशन चाहते हैं ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, राइट. और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, जो भी प्रोग्राम्स आपने चलाए हैं वो इस लायक पाए जाते हैं कि दे कैन अर्न द टाइटल ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको वो टाइटल दे दिया जाता है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस साल हैदराबाद की बात हुई है. अगर मैं आगे बताऊं आपको, तो एम क्या है इस पूरे प्रोग्राम का, आपने कहा कि एनी म्यूनिसिपैलिटी कैन ऑफर टू या लेट्स से दे कैन गिव देयर नॉमिनेशंस एंड देन दे कैन सी कि उनको चीज मिल रही है या नहीं. सो मिलता किसे है, द आइडिया इज टू रिकॉग्नाइज दो सिटीज इन टाउन्स जहां पर एक कमिटमेंट देखी जाती है टू मेंटेन देयर अर्बन फॉरेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म अर्बन फॉरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अर्बन रीजन्स में जो एफॉरेस्टेशन का काम है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्ट हटाना, एफॉरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट को लगाना. सो सिटीज में, टाउन्स में अर्बन फॉरेस्ट की तरफ जो जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी कंट्रीज या जो भी सिटीज रादर सिटीज विद म्यूनिसिपैलिटीज इनमें जो है बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, वो अपना जो है नामांकन दे सकते हैं. और इस बार जो प्रोग्राम हुआ था, राइट, उसमें हैदराबाद को ये मिला था. तो हैदराबाद के 2 बेसिक प्रोग्राम थे जिन्हें उनके लिए मिला है. पहला हैदराबाद का प्रोग्राम था हरिता हरम प्रोग्राम एंड द सेकेंड वन बीइंग अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स. हरिता हरम प्रोग्राम क्या है कि बेसिकली वो ग्रीन कवर इंक्रीज करना चाहते हैं अपने स्टेट में 25% से 33% तक, राइट. सो दिस इज हरिता हरम प्रोग्राम. दूसरा क्या है, अर्बन फॉरेस्ट पार्क. तो बेसिकली जितने भी फॉरेस्ट ब्लॉक्स हैं नियर द सिटीज, उनको कहीं ना कहीं अर्बन पार्क्स में चेंज करने की कोशिश की जा रही है. तो आप देखो, फॉरेस्ट ब्लॉक्स इन एंड अराउंड द सिटी आर बीइंग ट्राइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अर्बन फॉरेस्ट पार्क. सेकंड, सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन कौन से प्रोग्राम्स की वजह से मिला है. तो आपको पता है हरिता हरम एंड अर्बन फॉरेस्ट पार्क. आपको पता है कौन सी सिटी को मिला है, हैदराबाद को मिला है. किस वजह से मिलता है, जब सिटीज या टाउन्स जो है अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ जाते हैं. और इससे एसोसिएटेड कौन कौन है, आपका FAO एंड दी अर्बन डे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. 16 गीगावाट क्लब, जो 16 गीगावाट क्लब जो एक टर्म न्यूज में रही है. सो ऐसे नेशंस जिनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ध्यान देना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इसलिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस 1 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, उनको आप जो है 16 गीगावाट क्लब कहते हो. बट द आइडिया बीइंग दिस इज एन अनऑफिशियल टैग. किसी भी कंट्री ने इसको या लेट्स से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑफिशियल टैग नहीं दिया है. तो कभी भी अगर आपको टर्म आ जाती है, द टर्म 16 गीगावाट क्लब हैज बीन इन न्यूज, तो आप लिखोगे भाई अनऑफिशियल टर्म है ये, and it is associated with solar power. Any nation which has installed capacity of 1 gigawatt of solar power is known as 16 gigawatt club. वेरी सिंपल है, याद रहेगा 16 गीगावाट. सो 1 गीगावाट की बात हो रही है एंड स्पेसिफिकली अबाउट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अगेन नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है कि रेनफॉल पैटर्न जो है बदल रहा है, राइट. और ना उसके कुछ रीजंस भी दिए गए हैं. आई विल डिस्कस कि क्या क्या रीजंस दिए गए हैं. सो पहला जो रीजन दिया गया है कि रेनफॉल की, या लेट्स से इसको ना ऐसे समझते हैं कि कहीं भी रेनफॉल हो रही है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है उसको फॉलो किया जा रहा है ना. लेकिन अगर कहीं भी किसी तरह का कोई चेंज होता है, दैट विल लीड टू द चेंज इन द पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, लेट्स से कि उसमें कोई पैटर्न में चेंजेस हो जाए, अगेन रेनफॉल में चेंज आ जाएगा. आप कह रहे हैं कि एक तरह से ड्राइंग हो गई एटमॉस्फेयर की, ड्राइंग एटमॉस्फेयर की हो गई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पानी वाटर साइकिल में ऊपर ही नहीं जाएगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, राइट. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. एनी चेंज इन दोज पैरामीटर्स विल लीड टू योर रेनफॉल, राइट. अब आप देखिए कि
रेनफॉल पैटर्न में चेंज का रीजन क्या है? ड्राइंग ऑफ द लैंड। तो नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है कि कहीं ना कहीं ड्राइंग ऑफ द लैंड है, जिससे कि ड्राई पीरियड्स और ड्रोट जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, राइट। अब आप ध्यान रखो, मॉइस्चर तो बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि कॉन्स्टेंटली रेनफॉल तो हो रही है। वो ये नहीं कह रहे कि रेनफॉल खत्म हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं रेनफॉल हो रही है, यस, लेकिन साथ साथ ड्राइंग अब जो है, जो ड्राइंग ऑफ लैंड है वो भी पैरेलली चल रहा है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, अगर एक सेट पैटर्न है, सेट पैटर्न के हिसाब से एक्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो गई है, इफ एनीथिंग चेंजेस इन दैट सेट पैटर्न, तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वुड आल्सो चेंज। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि डेफिनेटली रेनफॉल हो रही है, मॉइस्चर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ड्राइंग अब भी हो रही है। ऑल्सो इंक्रीज इन मॉइस्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है, राइट, लेट्स से जो भी आपकी इवेपोरेशन है वो भी कॉन्स्टेंटली जो है इंक्रीज होती जाती है। तो आप देख रहे हो, द आइडिया बीइंग कि पूरे पैटर्न में वंस द ड्राइंग अप इंक्रीजेस, राइट, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, हीटिंग इंक्रीज हो रही है, ये भी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। बस ये समझने का तरीका है, द रिपोर्ट नोवेयर मेंशंस ग्लोबल वार्मिंग। बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि हीटिंग बढ़ने के ऐसे भी रीजन सोचे जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट इन द एग्जाम। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न का एक और रीजन क्या है कि यूरेशियन रीजन में स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, यानी यूरोप और एशिया के रीजन को आप यूरोपियन रीजन कह रहे हो। सो लेट्स से दिस इज इंडिया, आपका अपर रीजन क्या है? यूरेशिया। तो लेट्स से यूरेशिया में कूलिंग ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल ऑल्सो अफेक्ट दी पैटर्न्स ऑफ मॉनसून। पैटर्न्स ऑफ मॉनसून कैसे अफेक्ट हो रहा है ना, द रिपोर्ट डजंट मेंशन हाउ, लेकिन देखा गया है कि यहां पे अगर कूलिंग बढ़ेगी यूरोपियन रीजन्स में, यूरेशियन रीजन्स में, सो दैट विल अफेक्ट द इंडियन मॉनसून। तो द आइडिया इज अगेन सेम कि जो सेट पैरामीटर्स हैं, यदि सेट पैरामीटर्स बदल जाते हैं तो डेफिनेटली द पैटर्न विल आल्सो चेंज, राइट। सिमिलरली अगर हम आगे आए तो सन स्पॉट ईपॉक से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो देखा गया है जब आप सन की बात करते हैं तो आप देखते हैं हर 11 साल में सोलर साइकिल बदलता है, राइट। सो बेसिकली कुछ इस तरह का पैटर्न बदलता है कि पहले जो है सोलर मिनिमम की तरफ चीजें जाती हैं, राइट। सोलर साइकिल हर 11 साल का साइकिल है। पहले जो है सोलर एक्टिविटी मिनिमम होगी, एक पॉइंट पे जाएंगे तो सोलर एक्टिविटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। मैंने ऐसे सोलर एक्टिविटी मिनिमम या मैक्सिमम है, इसका मतलब है सन स्पॉट्स में डिफरेंस हो सकता है, द फ्लेयर्स दैट कम उसमें डिफरेंस हो सकता है। सिमिलरली एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स अगेन आप सोलर मिनिमम की तरफ जाते हो। सो द आइडिया बीइंग जैसे जैसे सोलर एक्टिविटी बदलेगी, द काइंड ऑफ हीटिंग इट विल हैव ऑन इंडिया या द काइंड ऑफ हीटिंग इट विल हैव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, उसमें भी डिफरेंस आएगा। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट, कि हर एक सोलर साइकिल की वजह से भी देखा जाता है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हीटिंग होती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ हीटिंग होती है, जिसकी वजह से भी चीजें बदलती हैं एंड जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें चेंजेस आते हैं। सो बेसिकली आपके मेन पॉइंट्स क्या बने कि प्लेसेस आर गेटिंग ड्राई। दूसरा क्या बना आपका कि यूरेशियन रीजन्स में जो है डेफिनेटली कूलिंग बढ़ रही है, इस वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और तीसरा रीजन आपने देखा कि सोलर साइकिल की बात हो रही है। तो इन तीनों से एसोसिएटेड जो भी आपको ऑप्शन अब आएगा एग्जाम में, आप उसको इजीली रेफर कर सकते हैं, राइट। तो यूजुअली क्या होता है कि हम शब्दों में घूम के रह जाते हैं कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। नाउ यू नो द एंटायर कॉन्सेप्ट, एनी कॉन्सेप्ट व्हिच डिलीवर्स दीज 3 मैकेनिज्म्स, आपका वो ऑप्शंस जो है करेक्ट होंगे, आपने बस उनको समझना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अगेन चौथा एक पॉइंट जो है यहाँ पे पैसिफिक रीजन का है, राइट। जितनी भी हवाएं इंडिया की तरफ आ रही हैं, डेफिनेटली सारी की सारी इंडिया के ही जस्ट रीजन से तो नहीं आ रही। जब आप मॉनसून पढ़ते हो तो आप कितना एलैबोरेट फीचर पढ़ते हो, पैसिफिक ओशन की हवाएं, इंडियन ओशन की हवाएं। सो देखा गया है कि जब पैसिफिक ओशन में भी सरफेस टेम्परेचर बदलता है, उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है इंडियन मॉनसून, राइट। तो अगर आप देखो चौथा पॉइंट आपको क्या बना, जो भी पैसिफिक रीजन है वहां पर हीटिंग। सो द आइडिया इज वेरी सिमिलर कि जैसे ही किसी नॉर्मल साइकिल में चीजें बदलेंगी, डेफिनेटली आपके रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं बदलेंगे, राइट। बहुत तरीकों से देखा जा सकता है इसे। लेट्स से प्रेशर डिफरेंसेस आ सकते हैं, कहीं हीटिंग ज्यादा है, लो प्रेशर ज्यादा हो गई, कूलिंग ज्यादा, हाई प्रेशर ज्यादा हो गया। सो द वे हवाएं मूव दैट विल डेफिनेटली डिफर। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो, या रादर स्पेसिफिक रीजन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए,
ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आपने 4 चीजें याद रखनी है। ड्राई रीजन्स हो जाते हैं, यूरेशिया में ठंड बढ़ जाती है, पैसिफिक रीजन में जो है आपका सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड सोलर साइकिल से जो हीट आपकी तरफ आ रही है मिनिमम होगी मैक्सिमम होगी, उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वेरी सिंपल, राइट। तो ये जो कुछ ऐसी न्यूज आइटम्स आते हैं ना, मुझे लगता है हम शायद इनमें इनको असेस करने लग जाते हैं। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक, आप समझ जाएंगे एंड आप देखेंगे आप आंसर डेफिनेटली इजी से कर सकते हैं। ठीक है ना, सर्टेन वोल्केनोज हैव बीन इन न्यूज, राइट। देयर इज वन स्पेसिफिक वोल्केनो जो कि हवाई में न्यूज में रहा है, आपको उसका नाम पता होना चाहिए, फैक्चुअल डेटा है, आप याद रखेंगे। नाउ बिफोर यू गो एनी फर्दर, जो आपके इंपॉर्टेंट 10 वोल्केनोज है मैंने इस वीडियो में जो है डिस्कस किए हुए हैं, सो यू कैन गूगल विद द नेम ऑफ द वीडियो और आप देखेंगे कि आप जो है 10 इंपॉर्टेंट वोल्केनोज को यहीं के यहीं जो है डिस्कस कर लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो स्टॉप द वीडियो हियर, गो टू दिस पर्टिकुलर वोल्केनो का वीडियो और उसको एक साथ रिवाइज कीजिए, आप देखेंगे आपका वोल्केनो का टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका बहुत ही रिसेंटली हाल फिलहाल में ही जो ला पाल्मा वोल्केनो है वो न्यूज़ में रहा है, रिसेंटली इरप्ट हुआ है। तो आपको जो है आइडिया होना चाहिए कि वेयर डज इट लाई, राइट। सो अगर आप देखें वेस्टर्न सहारा रीजन यानी अफ्रीका की बात हो रही है, सो यहीं पे कुछ आपके स्पेन के आइलैंड्स हैं जिन पे कि देखा गया है कि ला पाल्मा वोल्केनो रिसेंटली इरप्ट हुआ है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल क्वेश्चंस अलोंग विद जो आपकी इंपॉर्टेंट वोल्केनोज इन न्यूज मैंने कराए हैं, कौन से रीजन्स में है वो भी कराए हुए हैं, तो इनको आप एक बार जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ डेकेड वोल्केनोज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये जितनी भी आपको मार्क्ड रीजन्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे डेकेड वोल्केनोज कहलाते हैं। इनमें से बहुत सारे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ताल वोल्केनो, मिरापी वोल्केनो, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, ये बहुत सारे जो हैं ऐसे डेकेड वोल्केनोज है जो न्यूज़ में भी रहते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत दी इंपॉर्टेंट वंस यू सपोज नो, मोना लोआ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, अगेन दिस वन वाज आल्सो इन न्यूज दिस ईयर। तो ये कुछ है, ये एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो मेक श्योर कि ये 4-5 जो मैंने मार्क किए हैं ऑल दीज यू सपोज टू नो। चलिए, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू वर्क ऑन योर ओन। आपको इनकी बैठ के एक बार जो लिस्ट है वो एक बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। आई कैन ओनली हेल्प यू विद कॉन्सेप्ट्स, फैक्चुअल डेटा आप जो है अपने आप याद करेंगे। चलिए, डेकेड वोल्केनो होता क्या है बेसिकली, आप ना सिंपल शब्दों में समझो कि कोई ना कोई ऐसा वोल्केनिक सिस्टम which will have a lot of hazards, right? हो सकता है कि उससे लावा फ्लो बहुत ज़्यादा है या लेट्स से कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है उसका। तो बेसिक आइडिया भी कुछ ना कुछ खराब इफेक्ट है, बट एक डेंसली पॉपुलेटेड रीजन के पास वो एक्टिविटी हो रही है, एंड इवन दो ये एक्टिविटी हो रही है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के पास, स्टिल इसके जो हेजार्ड्स हैं उनको मिटिगेट भी किया जा पा रहा है और ये एक्सेसिबल टू स्टडी भी है, राइट। सो द आइडिया इज कि ये जो ऐसे वोल्केनोज हैं जो किसी पॉपुलेटेड एरिया के पास हो, इनका कुछ खराब इफेक्ट भी हो, लेकिन वहां के लोगों ने काम भी किया उनको मिटिगेट करने में, और आप इवेंचुअली इन्हें स्टडी करके आगे जो है मॉडल्स बनाना चाहते हैं कि किस तरह जो है ऐसे वोल्केनिक इरप्शंस या ऐसे जो डिजास्टर्स हैं उनको केटर किया जाए। दैट्स इट, यू डोंट हैव टू गेट इनटू द इंटायर डेफिनेशन, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, कोई ना कोई वोल्केनिक हैजार्ड होना चाहिए, लेकिन लोगों ने इसको मिटिगेट भी किया हो और आज जो है इनको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे तो इसका नाम डेकेड वोल्केनो क्यों रखा? डेकेड वोल्केनो का अपना एक अलग रीजन है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 1990s में इनिशिएट किया गया था और उस समय जो है वो जो डेकेड थी 1990s की उसको बोला गया था इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। सो बिकॉज द इंटायर डेकेड वाज डेडिकेटेड टू डिजास्टर्स, तो इन्होंने इसलिए वोल्केनोस का नाम क्या रख दिया? डेकेड वोल्केनोस रख दिया। दैट्स इट, राइट। सो द कॉन्सेप्ट इज सिंपल, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन आपने याद रखना है, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। एंड व्हाई वाज इट नेम्ड डेकेड वोल्केनोस? बिकॉज 1990s की पूरी डेकेड ही डिजास्टर रिडक्शन के लिए जो है मानी गई थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर जो है दिल्ली में जो है स्थापित किया गया है। नाउ द आइडिया इज वेरी सिंपल कि ऑल द इम्प्योर एयर विल एंटर फ्रॉम हियर, राइट। जो भी पोल्यूटेड एयर है दिल्ली की, यहाँ बहुत सारे प्यूरिफायर्स और मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं, इनसे होके अल्टीमेटली यहाँ से प्यूरिफाइड एयर जो है बाहर की तरफ आ जाती है, राइट। नोबडी विल आस्क यू द मैकेनिज्म। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि लेट्स से कि इनमें से
लेट्स से 3-4 मैकेनिज्म्स दिए हो और इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो एयर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है, तो आपका वन ऑफ द आंसर्स कैन बी स्मोक टावर्स, राइट। ये तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक्स बताओ। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया का पहला स्मोक टावर जो है कहाँ इंस्टॉल किया गया है, और आंसर हैज टू बी दिल्ली। और टफ क्वेश्चन क्या होगा कि 4-5 एग्जाम्पल्स होंगे एंड दे कैन ऑलवेज आस्क यू कि इनमें से कौन सा एयर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है, एयर पोल्यूशन को केटर करने के लिए यूज हो सकता है। ऐसे इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चंस भी हमने गलत नहीं करने हैं। चलिए, सेम चीज बोल रहे हैं कि इट गेट्स पोल्यूटेड एयर फ्रॉम द टॉप and it is all filtered near the ground, right? It is released near the ground through the fans fitted in the sides. So basically जो मैंने आपको बताया, यहाँ से polluted air आ रही है, right? All the filtration, everything happens inside the smoke tower, और यहाँ से जो है पूरी जो कि fresh air है, जो कि non polluted air है, वो बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखेत मॉडल, रिसेंटली सुखेत मॉडल की जो बात है ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे मन की बात वाले सेशन में करी है। सो सुखेत मॉडल जो है ये बिहार में है। सो बेसिकली इस मॉडल में क्या किया जा रहा है कि देखा जाता है कि जो गांव में बहुत सारे घर हैं वहाँ पे जो है काऊ डंग की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और आजकल आपने देखा है कि ऑर्गेनिक चीज़ें तो कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो किया गया जाता है सुखेत मॉडल में, गार्बेज एंड डंग फ्रॉम द हाउसेस आर कलेक्टेड डोर टू डोर। तो मधुबनी में क्या किया जा रहा है कि काऊ डंग और गार्बेज को जो है डोर टू डोर कलेक्ट किया जा रहा है, और फिर इस गार्बेज और डंग को एज ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया जाता है। नाउ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करने के बाद, उनकी सेलिंग के बाद जो भी इनकम जनरेट होती है, उस इनकम से, राइट, वंस द ऑर्गेनिक मैन्योर इज सोल्ड, उस ऑर्गेनिक इनकम से, सॉरी, उस ऑर्गेनिक मैन्योर की इनकम से हर फैमिली को एलपीजी सिलेंडर्स दिलाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सुखेत मॉडल। सो इफ दे आस्क यू सुखेत मॉडल क्या है, तो बहुत सिंपल है कि बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में गार्बेज और डंग को कलेक्ट किया जाता है, उसे चेंज किया जाता है इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर, और उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है उससे फैमिली को एलपीजी सिलेंडर्स जो है दिए जाते हैं। सो बेसिकली इन द एक्सचेंज ऑफ वेस्ट इन काऊ डंग पीपल गेट एलपीजी सिलेंडर्स, राइट। सो दिस इज रेफर्ड टू एज योर सुखेत मॉडल। सो इफ यू गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज सुखेत मॉडल, जो भी ऑप्शन इन 3 कीवर्ड्स पे आपके काम करेगा, राइट, उन तीनों को ही, या रादर उस स्पेसिफिक मॉडल को जो है आप करेक्ट मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया, राइट। सो ये कहां पर शुरू हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। सो देयर विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन टू दैट कि कहां पर ऐसी बात हुई है, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। सो व्हेन आई से फ्लोटिंग, इट जस्ट मींस कि ये जो इंटायर मैकेनिज्म है ये एक रिवर की ट्रिब्यूटरी पे जो है शुरू किया गया है। आप देखोगे सोलर फोटोवोल्टिक सेल की मदद से पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। इवेंचुअली यहां से जो है सोलर एनर्जी की बात होगी। ये सारे ऑप्शंस आपने याद रखने हैं जब आपको क्वेश्चंस आते हैं ना कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए क्या कर रहा है, इंडिया पेरिस अग्रीमेंट की अपनी जो भी उनकी कमिटमेंट्स है उनके लिए क्या कर रहा है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सोलर एनर्जी लगाई जा रही है, राइट। अगेन एयर पोल्यूशन को केटर करने के लिए स्मोक टावर्स लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपसे पूछते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडिया क्या कर रहा है। सो दीज मॉडल्स लाइक सुखेत मॉडल्स कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर ही तो बना रहे हैं आपको, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है मेंस में, एसेज में। दे आर वेरी वेरी गुड पॉइंट्स दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायतान डैम, सो चाइना से एसोसिएटेड डैम है और वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बेसिकली चाइना ने प्लेज किया था कि दे विल रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। अब कार्बन न्यूट्रलिटी मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होती है कि जितने आपके एमिशंस हैं, कार्बन एमिशंस हैं, उतने ही आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करते हैं। मतलब जितना कार्बन जनरेट हो रहा है उतना ही कार्बन जा भी रहा है। तो इस चीज को पूरा करने के लिए चाइना फाइनली द 2nd बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम जो कि आपका बायतान डैम है उससे एसोसिएट हुआ है। एंड अनदर पॉइंट फैक्चुअल डेटा जो कि आ सकता है, दिस इज ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ यांगजे रिवर, राइट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर कुड बी डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो आपका ये पर्टिकुलर डैम है कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी पे, आपका आंसर क्या होगा, यांगजे रिवर। ठीक है जी, याद रहेगा। ये तो चलिए मैंने एक एडिशनल पॉइंट आपको बता दिया। जब भी यू गेट सच मेंस पे क्वेश्चन, जब भी यू गेट दिस एसेज की दुनिया क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज को केटर करने के लिए, तो वहां पे आप इन प्रोसेसेस को जो है लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A76 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग।
तो अंटार्कटिका में देखा गया है कि ये जितना आप येलो से मार्क रीजन देख रहे हैं, इतना बड़ा रीजन जो है ये अंटार्कटिका के आइसबर्ग वाले रीजन से जो है अलग हो गया है। सो बेसिकली अभी अगर आप पूरे के पूरे अंटार्कटिक सर्कल को देखें तो आप देखेंगे कि ये वेडल सी के आसपास फ्लोट कर रहा है। सो इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट सी इट इज एसोसिएटेड विद, या कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, तो इट्स वेडल सी। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन प्रिपेयर हम हर एक चीज़ के लिए करेंगे। खराब समय में अगर इतना ईजी सवाल भी आ जाए तो हम वो भी गलत ना करें, ठीक है। सो बेसिकली देखा गया है कि अ जायंट स्लैब ऑफ आइस, जायंट स्लैब जैसे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग कह रहे हैं, वो बेसिकली वेडल सी में फ्लो कर गया है, राइट। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना कि ये कैसे होता है, ये बेसिकली कार्विंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड हाइड्रोफ्रैक्चरिंग होता है। सो बेसिकली क्या होता है, कार्विंग ऑफ ग्लेशियर्स क्या है, जो ये ब्रेकिंग, जो ये मैकेनिकल ब्रेकिंग है आइस की फ्रॉम द एंटायर ग्लेशियर। लेट्स से ये ग्लेशियर था, यहां से जो ये आइस है मैकेनिकल ब्रेकिंग हो गई, तो ये पूरा का पूरा जो ब्रेकिंग का लिए टर्म है, दिस इज रेफर्ड टू एज आइसबर्ग कैल्विंग या कैल्विंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो अगर आपको ये भी एक टर्म आ जाए कि गैल्विंग ऑफ ग्लेशियर्स क्या है, तो आपको पता है कि जो मैकेनिकल ब्रेकेज है आइसबर्ग की फ्रॉम द एंटायर ग्लेशियर, दैट इज रेफर टू एज योर कैल्विंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। अब ये तो पूरा प्रोसेस हो गया ना कि जो हट गया उसको आपने कैल्विंग ऑफ ग्लेशियर्स कह दिया, लेकिन ये शुरू कैसे होता है? सो बेसिकली जो आपके आइसबर्ग्स के साथ जो बड़े बड़े आइस के शेल्व्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनमें ना क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, फ्रैक्चर आने शुरू हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली लेट्स से कि किसी भी फॉर्म में आपकी प्रेसिपिटेशन होती है या ड्यू टू सम फोर्सेस ये फ्रैक्चर करने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये जो अलग होने का पार्ट है, जो अलग होने की शुरुआत है विद द फ्रैक्चर्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड योर हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, कि अब जो है आपके आइसबर्ग में फ्रैक्चर आ गया है, थोड़ा सा अलग हो गया है वो। एंड व्हेन इट्स एब्सोल्युटली सेपरेट्स मैकेनिकली फ्रॉम द एंटायर थिंग, उसके लिए क्या टर्म है? कैल्विंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो भी आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाए, यू विल इजीली बी एबल टू मार्क द ऑप्शन। हम यूजुअली यही गलती करते हैं, हम सेंटेंसेस में फंस के रह जाते हैं कि व्हाट डू दे मीन, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, यू विल इजीली रिकॉग्नाइज आंसर्स। सो ट्रस्ट मी, रिवाइज दीज आंसर्स अगेन, यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर प्रीलिम्स। चलिए, अगेन अंटार्कटिका में एक डूम्सडे ग्लेशियर है, जिसको आप थ्वाइट्स ग्लेशियर भी कहते हो, राइट। तो यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी चीज हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं, डूम्सडे ग्लेशियर जो है, इट हैज इनफ वाटर कि अगर ये पिघलता है तो वर्ल्ड का सी लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा राइज हो जाएगा। रादर अगर हम इसको थोड़ा ट्रैक करें, हर साल ये ग्लोबल सी लेवल में जितना भी इससे पानी जो है रिलीज होता है, उससे 4% सी लेवल जो है राइज होता है, राइट। तो आप इमेजिन कीजिए, इफ द इंटायर ग्लेशियर मेल्ट्स, कितना ज्यादा आपका सी लेवल राइज कर जाएगा। तो रिसेंटली यहाँ पे कुछ सबमरीन से स्टडी की गई है और देखा गया है कि ग्राउंडिंग लाइन पे जो है पानी का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। अब व्हाट इज अ ग्राउंडिंग लाइन? ऑल्दो आई शुड टीच यू फ्रॉम दिस, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। लेट्स से कि ये आइसबर्ग वाला बर्फ वाला रीजन है, एंड देन स्टार्ट्स योर वाटर, राइट। सो दिस इज योर आइसबर्ग वाला रीजन, आइस वाला रीजन, देन स्टार्ट्स योर वाटर। तो एक ऐसा ग्राउंडिंग लाइन है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये पानी बर्फ से मिल रहा है। अब इमेजिन करो, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी वार्म हो रहा है, तो यहाँ पे पानी जो है देखा गया है पहले से 2 डिग्री ज्यादा वार्मर है। तो इसलिए देखा जा रहा है कि जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये धीरे धीरे वार्म हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे पानी 2 डिग्री ज्यादा बढ़ी है। तो ग्राउंडिंग लाइन पे पानी 2 डिग्री ज्यादा होने की वजह से देखा गया है कि ये डूम्सडे ग्लेशियर जो है, थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है, और ज्यादा जो है मेल्ट होता जा रहा है। एंड इट कंटेन्स इनफ वाटर कि वर्ल्ड का सी लेवल बाय 1/2 मीटर जो है ये राइज कर देगा, राइट। सो इफ दे गिव यू क्वेश्चन विद ग्राउंडिंग लाइन, आपको पता है कि ग्राउंडिंग लाइन क्या है, कि ये वाला जो पॉइंट है कि जो पूरे बेडरॉक पे या लेट्स से पूरे ग्लेशियर पे जो चीज है और आगे जो पानी है, इनका जो ये बीच में पॉइंट बनता है जहां पे इनका मिक्सिंग हो रही है, बिल्कुल जहां पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वहां पे जो है आपका ग्राउंडिंग लाइन कहलाता है। ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा। एनी क्वेश्चन एसोसिएटेड विद इट नाउ यू शुड इजीली बी एबल टू आंसर, ठीक है। और ना थ्वाइट्स ग्लेशियर का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि ग्लेशियर काफी ह्यूज है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसके पीछे भी जितनी आइस है वो इसकी वजह से रुकी हुई है कि अगर ये ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो पीछे की जो आइस है वो भी बह के जो है आगे पानी की तरफ आ जाएगी, राइट। सो दिस एक्चुअली एक्ट्स एज अ बैरियर कि जो इसके पीछे फ्रीली फ्लोटिंग आइस है वो जो है कहीं ना कहीं पानी में
ना आए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ डस्ट ऑन मॉनसून। अगेन अगर आपसे पूछता है डस्ट का मॉनसून पे क्या इफेक्ट है, तो बहुत सिंपल है कि आपने बेसिक चीज याद रखनी है कि कभी भी अगर आपका बेसिक मैकेनिज्म बदलता है तो डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। लेट्स से कि हीटिंग ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्लाउड ज्यादा बनेंगे, क्योंकि हीटिंग ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, क्लाउड ज्यादा बनेंगे, बिकॉज अब जितना हीट हो गया उतनी कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बढ़ गया, राइट। सो अल्टीमेटली उससे जो है आपका पूरा साइकिल जो है चेंज हो जाता है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। देखा जाता है कि ईरानियन डस्ट या अरेबियन डस्ट जो ईरान के रीजन है या जो अरब के रीजन है, वहां पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीटिंग बहुत ज्यादा होती है। सो वंस हीटिंग हैपन्स, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ, वंस हीटिंग हैपन्स तो क्या होता है, हीटिंग से आपका पानी और ज्यादा इवेपोरेट होगा, राइट, और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा, और ज्यादा जो है बादल बनेंगे एंड द रेनफॉल विल कंटिन्यू। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन हीटिंग हैपेंस, तो मॉइस्चर बढ़ता है, प्रेसिपिटेशन बढ़ती है, रेनफॉल बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पूरा का पूरा जो मॉनसून का पैटर्न है वो बदल जाता है, राइट, सिंपल शब्दों में। सो इफ दे टॉक अबाउट ईरानियन डेजर्ट, दे टॉक अबाउट अरेबियन डेजर्ट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अल्टीमेटली जो हवाएं उस तरफ से हमारी तरफ आएंगी, उनमें जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए था वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट आवर मॉनसून। सी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इज, ये चीजें अभी पता लग रही हैं, राइट। अगर एक बार जो है आपकी रेनफॉल लेट होती है तो बहुत ज्यादा मॉडल्स जो हैं देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा मॉडल्स जो हैं कंसल्ट किए जाते हैं। सो दे कम अप विद ब्रीफ नोशंस कि अगर यहाँ पे ऐसा हुआ इसीलिए मॉनसून बदला हुआ। नाउ द सेम थिंग हैपेंस हियर। जैसे कि यदि ईरानियन डेजर्ट या अरबियन रीजन्स में हीटिंग ज्यादा बढ़ती है, राइट, हीटिंग ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन पे उतना फर्क पड़ेगा, बिकॉज हीटिंग बहुत ज्यादा है, धूल ज्यादा उड़ेगी, डस्ट ज्यादा उड़ेगी, राइट। और पैरेलली क्या हो रहा है, हीटिंग ज्यादा होने की वजह से मॉइस्चर ज्यादा जा रहा है, ज्यादा इवेपोरेशन हो रही है, ज्यादा रेनफॉल पैटर्न्स होंगे, तो रेनफॉल पैटर्न्स बदलेंगे, प्रेशर पैटर्न्स बदलेंगे, और उनसे जो है मॉनसून पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली जब हम मॉनसून की बात करते हैं, हम सिर्फ इंडियन मॉनसून की बात करते हैं, उसके आगे भी तो रीजन्स हैं, तो वो सेम बोल रहे हैं कि जब ये डस्ट फ्रॉम रीजन्स गो टुवर्ड्स चाइना, चाइना में ऑलरेडी जो है डेजर्ट्स हैं, राइट, उनमें भी जो है फर्क पड़ेगा, राइट, एंड अकॉर्डिंगली वहां के मॉनसून्स में भी फर्क पड़ेगा। तो नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर कौन से डेजर्ट पे फर्क पड़ेगा। अगर आपने मैप सीरीज पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि टकलामकान डेजर्ट या जो गोबी डेजर्ट की बात हो रही है कहीं ना कहीं चाइना के आसपास के रीजन से ही एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली उन पे फर्क पड़ेगा। अब मान लो वो यहाँ पे चाइना की बात कर ले और वो कहे चाइना की तरफ जाते हुए अरेबियन डेजर्ट पे फर्क पड़ेगा, अरेबियन डेजर्ट चाइना में तो नहीं है ना, राइट। सो बी वेरी केयरफुल कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, राइट, और ऑप्शंस में ही आपका आंसर होता है। आपने बस समझना है कि सही चीज की बात हो रही है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेरापूंजी में देखी गई है डिक्लाइनिंग रेनफॉल है। सो आपने देखा होगा मासेरान, चेरापूंजी, कॉन्स्टेंटली यहीं पे मेजॉरिटी रेनफॉल होती है। Now before I start, very interestingly जब हम मॉनसून पढ़ाते हैं मैं ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि इमेजिन करो हम सोच रहे हैं कि चेरापूंजी मासेरान में इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो खेती बहुत बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन देखा गया है कि इन रीजन्स में जो है ड्रॉट कंडीशंस आती हैं, राइट, ड्राई कंडीशंस होते हैं। जैसे हमने शुरू में भी अभी एक टॉपिक में पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट में चेंजिंग पैटर्न्स है बिकॉज वहाँ ड्राई कंडीशंस है। क्यों हो रही है ड्राई कंडीशंस, बिकॉज ना वहाँ रॉक्स ऐसी हैं, रॉक्स आर वेरी पोरस। तो अल्टीमेटली क्या होता है, रॉक्स इस तरह की हैं कि कुछ पानी तो बह जाता है वहाँ से बिकॉज ऑफ दी स्लांटिंग रीजन या स्लांटिंग माउंटेन्स। दूसरा एक और चीज़ क्या है, पानी बस अंदर ज़मीन ही सोख लेती है, राइट। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा वहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर्स हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग इस तरह की नहीं है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो चेरापूंजी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे खेती नहीं हो रही, ऑल्दो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे रेनफॉल हो रही है बिकॉज वहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं। ठीक है, सो आधा पानी बह गया और आधा पानी जो है रॉक्स ने ही अपने लिए ले लिया अंदर, राइट। सो पोरस होती हैं वहाँ पे कभी कभी रॉक्स, ठीक है, ये भी देखा जाता है वहाँ पे। एनीवेज ये तो मैंने आपको यूं ही बता दिया बीच में। सो द आइडिया भी कि अगर कहीं पे डिक्लाइनिंग रेनफॉल है, देखो आइडिया इज वेरी सिंपल, अगेन कहीं कुछ चेंज होगा तभी मैकेनिज्म में चेंज आएगा। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि जितनी भी रेनफॉल है बेसिकली हवाएं तो इंडियन ओशन से आ रही, तो वही कह रहे हैं कि इस समय पे जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर है यदि वो बदलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रेशर बदलेगा, राइट। जैसे ही प्रेशर बदलता है
हवा का जो डायरेक्शंस है या किस तरह से हवा जाएगी वो भी बदलेगी। आपको इन जनरल पता है हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है ना, आपने पूरी ज्योग्राफी पढ़ी है। यानी कि कहीं पर भी अगर प्रेशर में चेंजेस होंगे तो हवा किस तरह से फ्लो करेगी उसमें भी चेंजेस आएंगे। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर ओशन का टेम्परेचर बदलेगा तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इफेक्ट। व्हाट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट कैन बी देयर? प्रेशर में इफेक्ट हो सकता है, रेनफॉल पे इफेक्ट हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लासेस में इंडियन ओशन डायपोल भी पढ़ाया था कि कैसे जब हीटिंग अलग होती है इंडियन ओशन के डिफरेंट रीजन्स में तो डिफरेंट डायपोल्स होते हैं एंड दैट लीड्स टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेनफॉल। तो आई होप यू हैव सीन द सेकंड लेक्चर, आई हैव डिस्कस्ड दिस एलैबोरेटली देन, राइट। तो इसलिए देखा गया है कि अगर इंडियन ओशन का टेम्परेचर बदलता है तो चेरापूंजी में जो रेनफॉल है वो भी बदलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजन माना गया है नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल की वजह से चेंजेस में इज द आइडिया ऑफ झूम कल्टिवेशन इज वेल। आपकी एनसीईआरटी भी यही कहती है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। यू यूज अ लैंड, यू बर्न इट एंड देन यू मूव ऑन। तो उस वजह से क्या हो रहा है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा बदल गई है, वेजिटेशन बदली है, द काइंड ऑफ इकोसिस्टम वहां पे है जो बदल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो हैव इफेक्ट इन दी रेनफॉल पैटर्न्स, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। चलिए, एक रिसेंटली यूनिक फ्लड्स हजार्ड एटलस आई है, राइट, उड़ीसा से एसोसिएटेड है ये। तो आपको एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने एक फ्लड हजार एटलस जो है रिलीज की है। द आंसर वुड बी उड़ीसा, सिंपल क्वेश्चन। चलिए, ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लिखेंगे और आप स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स वहां पे लिखेंगे, वहां पे आप जो है इस तरह की बात करेंगे, या वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि उड़ीसा के ही मॉडल पे, उसी के पैटर्न पे ऐसी जो एटलस है ये सब रीजन्स के लिए बनाई जाए। तो दीज आर वेरी वेरी गुड पॉइंट्स, आपने इनको एग्जाम में कोट करना है। सिमिलरली अगला टॉपिक है C40 क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन। C40 क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है, ये ग्रुप ऑफ सिटीज है अराउंड द वर्ल्ड, राइट। ये बेसिकली फोकस क्या करती है, ऐसी सिटीज पे जो कि क्लाइमेट एक्शन की तरफ काम करे, अर्बन रीजन्स के एक्शन की तरफ काम करे, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कम करे, क्लाइमेट रिस्क कम करे, राइट। बेसिकली अर्बन सिटीजन्स जो है उनके लिए काम करें, राइट। अर्बन एक्शंस बढ़े, अर्बन फॉरेस्ट्री फॉर एग्जांपल है कि अल्टीमेटली आपके ग्रीन हाउस एमिशंस कम हो, क्लाइमेट चेंज को फाइट करे। तो C40 वर्ल्ड की ऐसी 97 सिटीज का ग्रुप है जो कि इन चीजों पर फोकस करती हैं। रादर इनका एक रिसेंटली मेयर समिट भी हुआ था, राइट। और यहाँ पे बहुत सी सिटीज के मेयर्स को मौका दिया गया कि वो अपनी सिटीज की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको शेयर करें। अब आप इसमें प्लीज गो बैक एंड चेक आउट कौन सी इंडियन सिटीज इस डिक्लेरेशन से एसोसिएटेड है, C40 से कौन कौन सी सिटीज एसोसिएटेड है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वापोनिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में था। एक्वापोनिक्स ना बहुत सिंपल है, बेसिकली मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। there's something called aquaculture and there's something called hydroponics, right? होता क्या है, लेट्स से कि आप जो है कंट्रोल्ड कंडीशंस में जो है वेजिटेशन उगाना चाहते हैं। तो अब आपने क्या किया, रादर देन इस पौधे को जमीन में, सॉइल में लगाने के, आपने क्या किया कि एक आपने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, मैकेनिज्म सेटअप बनाया, जिसमें पानी में आपने वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए सही मात्रा में जो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए थे। तो आप देखोगे बिकॉज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वही दिए जा रहे हैं, तो ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। सो द आइडिया ऑफ ग्रोइंग योर प्लांट्स विदाउट सॉइल, right, in this particular sort of setup is your hydroponics, right? एक और चीज क्या होती है, जब आप हाइड्रोपोनिक्स को एक्वाकल्चर के साथ जोड़ देते हो उसको एक्वापोनिक्स कहते हैं। यहां पर क्या होता है, आप बेसिकली फिशेस की रियरिंग करते हो, यहां से जो भी सामान जनरेट होता है दैट इज यूज्ड एज, या दैट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट्स, या दैट इज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो जो भी हाइड्रोपोनिक्स में आप न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हो, जो भी ऑर्गेनिक चीज यूज कर रहे हो, वो बेसिकली कहां से आती है, एक्वाकल्चर से। जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर जनरेट हो रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स जनरेट हो रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो यूज किए जाते हैं हियर। So basically the product of aquaculture is used in hydroponics as nutrients and this is referred to as your aquaponics. So basically aquaculture और hydroponics का जो है combination है। तो अब कुछ भी आपको ऑप्शन में आ जाए आप इसको गलत नहीं करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा गया है मध्य प्रदेश नंबर 1 वीट कंट्रीब्यूटर बन गया। अब ध्यान देना यहाँ पे ना अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज दिस। सो वीट कंट्रीब्यूटर का मतलब क्या है कि सरकार जो है let's say for PDS or for anything wheat लेती है different states से, right, and then they sell it to different, let's say then they give it to FCI या जो भी mechanism है और it goes to different shops. So उस तरह की जो contribution है देखा गया है कि MP ने सरपास कर दिया है 2020 में पंजाब को in becoming the contributor of wheat to the government, right? तो ये एक point है जिसमें आपने confuse नहीं होना, right? कंट्रीब्यूटर का मतलब है जो आपने सरकार को दिया है बेसिकली, उसके लिए यू टॉप्ड। सो मध्य प्रदेश हैज टॉप द इंटायर थिंग कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है टू दी सरकार फॉर ऑल दीज पीडीएस सिस्टम्स वो मध्य प्रदेश ने किया है। नाउ ऑल्दो ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो आप उसमें एक दो पॉइंट्स याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा जो है वीट की कंट्रीब्यूशन होने का रीजन मध्य प्रदेश का एरिया भी है कि उसका एरिया डेफिनेटली पंजाब से ज्यादा है, राइट। और पंजाब में भी देखा गया कि जब इस चीज की बात हो रही थी तो कुछ रेन पैटर्न्स में मुद्दे थे जिस वजह से जो है वहां पे बहुत ज्यादा जो है वीट की जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस अगर आप पर हेयर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो वो अभी भी पंजाब ही उसमें ज्यादा है। और इसका ना बहुत सिंपल रीजन भी है, एमपी बहुत बड़ा है तो लैंड ही बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली बिकॉज लैंड बहुत ज्यादा है तो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी अपने आप जो है कम हो जाती है, राइट। बट एनीवेज यू डोंट हैव टू गेट इनटू दीज पॉइंट्स। आप बस इतना याद रखिए कि अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी की बात आती है स्टिल जो है पंजाब जो है उसमें आगे, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए 3 Cs इनिशिएटिव। सो 3 Cs इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली 3 Cs हैं आपके, बाल्टिक सी, ब्लैक सी एंड जो है आपका एड्रियाटिक सी। BBA याद रख सकते हैं आप इसको, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, इनके आसपास के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो जो है उनकी कोलैबोरेशन की बात है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, एनर्जी, डिजिटल इंटरकनेक्टिविटी एंड व्हाट नॉट। सो द आइडिया बीइंग कि दे विल नॉट आस्क यू व्हाट सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव इट इज, दे आस्क यू व्हाट सॉर्ट ऑफ सीज आर एसोसिएटेड विद इट। तो आप देख रहे हो बाल्टिक सी, ब्लैक सी एंड एड्रियाटिक सी। अब ध्यान रखना एड्रियाटिक सी ये है आपका, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, राइट। एड्रियाटिक सी से एसोसिएटेड हमने एक टर्म भी पढ़ी थी अपने पहले लेक्चर में अगर आपको याद हो, ये टर्म सॉरी एक्वा ओल्टा, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं इन दी वेनिस रीजन एंड इट इज ड्यू टू सर्टन लोकल विंड्स। सो मैंने काफी एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है, गो बैक टू दी फर्स्ट लेक्चर एंड चेक इट आउट। तो आपके 3 सी कौन से हैं आप याद रखेंगे, ब्लैक सी, बाल्टिक सी एंड एड्रियाटिक सी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली DOE कनाल प्रोजेक्ट विच इज दानूब ओदर एल्बे कनाल, राइट। सो अगेन ये भी एक नेविगेबल लिंक बनाना चाहते हैं बिटवीन ब्लैक सी, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, दिस इज योर ब्लैक सी, दिस इज योर बाल्टिक सी एंड दिस इज योर नॉर्थ सी। तो इन तीनों में कनेक्टिविटी बनाने के लिए, इन तीनों के आसपास के रीजन्स की कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पे एक कनाल है विच इज कॉल्ड योर DOE कनाल विच इज बेसिकली योर दानूबे ओदर एंड एल्बे कनाल, राइट। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आपको इन कनाल्स के से एसोसिएटेड बेसिक पता होनी चाहिए चीज। फॉर एग्जांपल 3 Cs इनिशिएटिव आ गया तो मुझे BBA याद रखना है, बाल्टिक, ब्लैक एंड एड्रियाटिक, राइट। ये पर्टिकुलर कनाल की बात आ गई तो मुझे याद रखना है BBN, ब्लैक सी, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी की कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, उनके बीच में एक नेविगेबल लिंक बनाना चाहते हैं। नाउ द डिफरेंस बीइंग ये जो कनाल प्रोजेक्ट है ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाने की कोशिश की जा रही है, और पिछले प्रोजेक्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं आसपास की कंट्रीज में जो है एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है उनमें कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला है जी? भोपाल में, राइट। तो जितना भी ई-वेस्ट आएगा फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड्स, फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसेस, फ्रॉम डिफरेंट कमर्शियल यूनिट्स, उसको जो है सेग्रीगेट करना, प्रोसेस करना, डिस्पोज करना, इसकी पहली जो है फैसिलिटी कहाँ बनी है? फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक जो है रादर कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया है। सो आपका ऑप्शन कैन भी मध्य प्रदेश और आपको उसको सही मार्क करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली ONGC विदेश लिमिटेड हैज बीन एसोसिएटेड विद श्वे फील्ड इन म्यांमार। सो दे कैन आस्क यू कि ये जो प्रोजेक्ट है किससे, कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए म्यांमार। बाय द वे जस्ट बिकॉज ऑयल एंड गैस फील्ड्स की बात हो रही है, फरजाद भी गैस फील्ड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, राइट। तो चेकआउट कि ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ, ईरान या फिर इराक।
फरजाद बी गैस फील्ड्स। सिमिलरली एक आपके सखालिन आइलैंड्स भी हैं, राइट, रशिया से एसोसिएटेड आइलैंड्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं फॉर दीज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। सो सखालिन आइलैंड्स, रशिया, राइट, एंड आप जो है फरजाद बी गैस फील्ड्स को आप चेक कीजिए, ईरान की बात है या इराक की बात है। चलिए, सिमिलरली जो आपका एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिएगा दिस इज सपोजिडली अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट, सो पेविंग अ वे फॉर इट टू स्टार्ट प्रोडक्शन, राइट। तो आप अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए इट इज अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। टर्म्स हैं इस बार, आज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत फैक्चुअल डेटा है, लेकिन इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका रीजन भी बताया हुआ है, यूएई के पास अगर आप देखें तो ये जो है पर्टिकुलर ब्राक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए आगे आते हैं। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक जी वेस्ट बंगाल में है, राइट। तो आपने मोस्टली दे आस्क यू अबाउट दी स्टेट्स, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक वेस्ट बंगाल में है। रादर बहुत ही ज्यादा कोल रिजर्व्स होने की वजह से इसे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक भी कह रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड देचुआ पंचमी कोल ब्लॉक, राइट। तो अगेन एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा वहां पे, इट विल बी वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट आते हैं, इनकी जो वेस्ट बंगाल में पोजीशन है ये भी आपको दिखाई गई है। सो हाँ, समटाइम्स अगर क्वेश्चन अरेंज थिंग्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो उन ऑप्शंस में भी ये चीज़ें बहुत काम आती है अगर आपको इनकी पोजीशंस पता हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। ई वेस्टली ने कहाँ शुरू किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। अगेन, लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल बिटवीन ब्रिटेन एंड डेनमार्क। लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल BD के बीच में है ब्रिटेन एंड डेनमार्क। सिमिलरली टर्बिडिटी करंट, या टर्बिडिटी करंट इज अ गुड कॉन्सेप्ट। वैसे तो एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जब सेडिमेंट्स आते हैं, राइट, पानी की तरफ, लेट्स से ओशन की तरफ, सेडिमेंट्स के साथ साथ, क्योंकि सेडिमेंट्स भारी होते हैं, पानी भी साथ में आ जाता है। तो ये सेडिमेंट्स लेडन वाटर है, जो सेडिमेंट्स की वजह से पानी आगे आ रहा है, इसे आप टर्बिडिटी करंट कहते हो। सिंपल। सो अंडर वाटर करंट है, राइट, और इसमें बहुत ज्यादा हैवी सेडिमेंट्स होते हैं। इट कम्स डाउन रैपिडली बाय अ स्लोप। तो क्योंकि स्लोप पे आ रही है, सेडिमेंट्स भी फास्ट आएंगे, पानी भी फास्ट आएगा, एंड दिस इज रेफर टू एज योर टर्बिडिटी करंट। तो व्हाट इज इट? इट इज एन अंडर वाटर करंट विच हैज अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स एंड इट रैपिडली गोज डाउन अ स्लोप। वेरी वेरी सिंपल। तो आपको तीनों फैक्टर्स पता है, जो भी ऑप्शन इससे एसोसिएटेड होगा एग्जाम में वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीजें हैं दोस्तों, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चीजें आंसर हो जाती हैं, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू इज, ट्राइब्स इन न्यूज पर भी 2 वीडियोस है, तो स्टॉप द वीडियो हियर, गो बैक, आधा घंटा लगाइए इस पे, 1.5x 2x पे वीडियो को देखिए और आप देखेंगे आपकी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ट्राइब्स जो है यहाँ पे कवर्ड है। चलिए, रिसेंटली एक और ट्राइब है दैट आई वांट यू टू नो अबाउट, हक्की पिक्की ट्राइब कर्नाटका। इस बिफोर द वीडियोज मेड, उसके बाद ये न्यूज़ में आई है, इसलिए मैंने यहाँ कवर की है। तो ये बेसिकली जो है हक्की पिक्की ट्राइब जो है कर्नाटका से एसोसिएटेड। कैसे याद रखेंगे आप देख रहे हैं, यूजेज ऑफ के बहुत ज़्यादा है, सो के फॉर कर्नाटका याद रखने की कोशिश कीजिए। को हक्की पक्की बेसिकली मीन्स बर्ड कैचर्स इन कर्नाटका। सो बेसिकली ये एक क्षत्रिय या ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि कहा जाता है आफ्टर देयर डिफीट बाय द मुगल्स दे मूव टू कर्नाटका, राइट। सो मोस्टली इस पे बहुत एलैबोरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ, बट मैच द फॉलोइंग में दे कैन डेफिनेटली बी अ क्वेश्चन कि हक्की पक्की ट्राइब कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है। आप के से याद रखेंगे कि कर्नाटका से एसोसिएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में रिसेंटली क्लाइमेट चेंज रूल्स की बात हुई है। रादर न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक एक्ट पास किया है, जीरो कार्बन एक्ट। So initially this was one of the initial countries who had come up with a separate legislation to cater climate change, right? So basically इनकी जो भी Paris climate commitments हैं उनको करने के लिए इन्होंने एक already existing legislation को जो है बदल दिया। So there was an existing legislation, Climate Change Response Act, उसको बदल के जीरो कार्बन एक्ट बना लिया गया, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो है जीरो कार्बन एमिशंस पे पहुंचना चाहते हैं बाय 2050।
सो कहानी हर अपनी तरफ है, बट आप याद रखिए जीरो कार्बन लॉ है बिकॉज जीरो कार्बन एमिशंस पे पहुंचना चाहते हैं बाय 2050 बिकॉज इनकी पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट्स बहुत ही ज्यादा है। बट दिस इज नॉट एन इंटायरली न्यू लेजिस्लेशन, ये एक एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को चेंज करके बनाया गया। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी कंट्री है हु हैव कम अप विद अ सेपरेट एक्ट इटसेल्फ टू केटर टू पैरिस कमिटमेंट, राइट, कि पैरिस कमिटमेंट डील्स के लिए उन्होंने एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया, तो द आंसर वुड बी न्यूजीलैंड। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, एग्री स्टैक। एग्री स्टैक बेसिकली क्या है, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को स्पेसिफिक आईडी देंगे विच विल टैग कि कितना लैंड है उनके पास, फाइनेंशियल डिटेल्स, प्रोडक्शन डिटेल्स एंड एंड टू एंड एग्रीकल्चर से जो भी एसोसिएटेड सर्विसेज हैं वो उनको दी जाएंगी। सो दिस इज बेसिकली अ सेंट्रलाइज्ड फार्मर डेटाबेस जिसमें फार्मर एसोसिएट होगा विद अ यूनिक आईडी एंड ऑल द सर्विसेज विल बी गिवन टू द फार्मर। तो अगर आपको एग्री स्टैक से एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड फार्मर डेटाबेस। सो बेसिकली एक पूरा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें कि ये सारी सर्विसेज दी जाएंगी। सो एनी ऑप्शन विच केटर आइदर टू फार्मर डेटाबेस और टू अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, वो जी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। सो दिस इज द इंटायर रिविजन सीरीज आपकी। यहाँ पे आपकी पूरी रिविजन सीरीज जो है खत्म होती है। अभी भी आपके पास टाइम, यू कैन स्टिल गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस 2 पार्ट्स। आई कैन अश्योर यू बहुत ही अच्छे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, बहुत ही इलैबोरेटली कवर किए गए हैं। यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। मैंने आपको बताया ट्राइब्स इन न्यूज डेफिनेटली देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ट्राइब्स हैव बीन कवर्ड हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैव बीन कवर्ड हियर, वॉल्केनोज कवर किए गए हैं, इंपॉर्टेंट 10 जीआई टैग्स का भी एक सेपरेट वीडियो है, जितने इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज न्यूज में रहे हैं 10 उनका भी वीडियो है, प्लेसेस इन न्यूज के 2 वीडियोज ये हैं। इनके अलावा आज भी एक वीडियो रिलीज हुआ है 8 बजे, वो भी आप देख सकते हैं। और प्री मिक्स के हमारे कंपाइलेशंस आपकी डिस्कशन आई थिंक नीचे कमेंट बॉक्स में एसोसिएटेड होंगे, उनके लिंक्स होंगे वहाँ पे। 2 मिनट सीरीज के भी लिंक होंगे। सारा का सारा दोस्तों कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया गया है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। मेक श्योर यू वॉच दिस रिविजन सीरीज। हर सब्जेक्ट की रिविजन सीरीज आपसे शेयर की जा रही है, बहुत क्यूरेटेड कंटेंट है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जाम एंड इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट दोस्तों, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ऑल द बेस्ट, डू वेल, बाय बाय।